गुड इवनिंग गाइस। चलिए, कल जो हमने देखा था दैट इज अबाउट श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में कल जो बातें करी थी वो अप टू लंग्स लंग्स हमारा बाकी था। उसके पहले का हमने सारा पोर्शन देख लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आवर लंग्स। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे फेफड़ों की। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हमारा रेस्पिरेटरी का थर्ड लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं हम लंग्स से। तो लंग्स के बारे में जानिएगा। लंग्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स वी हैव। 2 लंग्स हमारे पास होते हैं, एक राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग। वन इज योर राइट लंग एंड अनदर वन इज योर लेफ्ट लंग। एक राइट लंग होता है, दूसरा लेफ्ट लंग होता है। 2 लंग्स की अगर हम बात करें तो यहां पे समझिएगा, जो हमारा राइट लंग है दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग हल्का सा नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट लंग हल्का सा नीचे की तरफ होता है, राइट लंग हल्का सा ऊपर की तरफ होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो राइट साइड है, इस राइट साइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है। राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट वाला थोड़ा नीचे क्यों होता है? बिकॉज लेफ्ट की तरफ आपका दिस इज योर क्यूटेस्ट हार्ट। जो आपका हार्ट है वो आपका लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए ये आपका हल्का सा, और ये जो है हैवियर होता है और स्मॉलर। छोटा होता है, साइज में छोटा होता है बट वजन में भारी होता है। स्मॉलर, हैवियर। जबकि वो जो है वो साइज में बड़ा होता है बट हल्का होता है। लार्जर एंड लाइटर, 2 बातें याद रखिएगा। लार्जर एंड लाइटर, बड़ा होता है और हल्का होता है, लाइटर। तो ये बड़ा एवं हल्का, बड़ा एवं हल्का, जबकि ये जो वाला है इसको याद रखिएगा, ये जो है वो क्या है? स्मॉलर एंड हैवियर, मतलब छोटा तथा भारी। छोटा तथा भारी होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो लोकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो आपका राइट लंग है वो हल्का सा ऊपर होता है, क्योंकि राइट की तरफ जो है आपका लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। लेफ्ट हल्का सा नीचे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है? आपका क्यूटेस्ट हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे बच्चों। अगली बात पे चलते हैं। 2 लंग्स, हमारे पास कितने लंग्स है? टोटल 2 लंग्स प्रेजेंट है, 2 फेफड़े प्रेजेंट है। 2 लंग्स, राइट। तो लंग्स कह दो या फेफड़े कह दो, लंग्स कह दो या फेफड़े कह दो। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर समझिएगा अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, राइट लंग के अंदर कितने लोब होते हैं? तो राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर? राइट लंग कंसिस्ट, राइट लंग में कितने लोब? राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं। और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरपीएससी 2007 में। आरपीएससी 2007 में एक क्वेश्चन आया था। क्या? आरपीएससी 2007, इसके अंदर पूछा गया था राइट लंग में दाएं फेफड़े में कितनी लोब होते हैं। यह पूछा गया था 2007 में। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? लोब ही कहा था, कितने लोब होते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? दायां मतलब राइट। तो दाएं फेफड़े में आपके 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में आपके 2 लोब होते हैं। उसी तरह राइट साइड, जिसे आप हार्ट के रेस्पेक्ट में याद रख सकते हैं, तो दोनों चीजें 32 लिख लीजिएगा, 32। तो 3 राइट जो आपका हार्ट है उसके अंदर ट्राइकस्पिड वायु होते हैं, और लेफ्ट हार्ट है उसके अंदर बाइकस्पिड। तो राइट की तरफ आपको 3 याद रखना है, लेफ्ट की तरफ आपको 2 याद रखना है। राइट, अगर बात करें हम राइट की, तो राइट लंग की बात करें तो 3 लोब, राइट हार्ट की बात करें 3 वाल्व, लेफ्ट लंग की बात करें तो 2 लोब, लेफ्ट हार्ट की बात करें तो 2 वाल्व। तो ये आपको कोरिलेट
याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे समझिएगा, तो सिंपल सी बात याद करी मैं हमने, देखिए ये आपका हल्का सा ऊपर होता है, हल्का ऊपर, हल्का ऊपर, जबकि ये जो है हल्का नीचे होता है, हल्का नीचे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने लोब, अब समझते हैं। ये आपको जो लंग्स की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये इस तरीके से, ये पूरा आपका लंग्स है। यहां देखिएगा ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, अपेक्स। ऊपरी भाग आपका अपेक्स कहलाता है, नीचे वाला भाग बेस होता है। हार्ट में उल्टा होता है, बेस ऊपर होता है, अपेक्स नीचे होता है। बाकी सब में अपेक्स जो है वो आपका ऊपर की तरफ, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग जो है निकिला, ऊपरी निकुला भाग, नुकीला भाग, ऊपरी नुकीला भाग, नुकीला भाग, ऊपरी जो नुकीला भाग है वो कहलाता है अपेक्स। और नीचे का जो चपटा भाग है, नीचे का चपटा भाग, ये कहलाता है नीचे का चौड़ा भाग, वो बेस कहलाता है। नीचे का चौड़ा भाग जो है बच्चों वो बेस कहलाता है। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अपेक्स क्या है, बेस क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द अपेक्स, व्हाट इज द बेस, इज दैट क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब समझिएगा आगे, ये अपेक्स हो गया, ये बेस हो गया, और ये जो लेयर है ये आपका कोस्टल सरफेस है। जो लंग्स की ये वाली जो लेयर्स है, दिस लेयर्स आर कोस्टल, ये जो मार्जिन है ये पूरे कोस्टल सरफेस के अंदर आते हैं, ये कंप्लीट कोस्टल सरफेस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री जहां से ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर करती हैं, इस भाग को हम कहते हैं हाइलम, हाइलम, इस भाग को अपन कहते हैं हाइलम। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिएगा, यहां पर इसको दो भागों में, कौन, दिस वन, ये दो भागों में और ये दो भागों में। तो ये दोनों के अंदर इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। फिशर है लेकिन कौन सा फिशर है, ये ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर दोनों में पाया जाता है, ऑब्लिक फिशर, इसमें भी ऑब्लिक फिशर है और इसमें भी ऑब्लिक फिशर है। ये वाला जो है वो आपका ऑब्लिक फिशर है, ऑब्लिक फिशर। तो दोनों के अंदर ऑब्लिक फिशर होता है। ठीक है, दोनों के अंदर ऑब्लिक फिशर होता है, लेकिन राइट के अंदर आप समझिएगा, दाएं फेफड़े में समझिएगा, यहां पर एक और भाग है। तो इस तरीके से अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, ये इंफीरियर मतलब नीचे का लोब, ये मिडल मतलब बीच का लोब, और अपर सुपीरियर लोब, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब। तो सुपीरियर और मिडल लोब के बीच ये जो फीचर है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर। क्या बोलते हैं उसको, तो हॉरिजॉन्टल फीचर जो है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल फीचर। तो समझिएगा, जो हॉरिजॉन्टल फीचर है वो आपका केवल राइट लंग के अंदर पाया जाता है। हॉरिजॉन्टल फीचर केवल राइट लंग के अंदर पाया जाता है, जबकि ऑब्लिक फीचर दोनों में पाया जाता है, राइट में भी होता है और लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में दो लोब आपको नजर आ रहे हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, जबकि राइट की तरफ तीन लोब, एक, दो और तीन। तो ये बात बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक बात करी हमने बिल्कुल, एपेक्स क्या है, बेस क्या है, कोस्टल मार्जिन क्या है, हाइलम क्या है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुनिएगा मेरी, ये जो बात करी हमने नेक्स्ट, वो है प्लूरल कैविटीज। प्लूरल कैविटी को समझिएगा। प्लूरल कैविटी, प्लूरा, प्लूरा दो होती है, एक होता है पैराइटल प्लूरा, दूसरा होता है विसरल प्लूरा। दो प्लूरा हमारे पास होते हैं। कौन कौन से दो प्लूरा, तो समझिएगा, ये आपका दिस वन इज योर, ये दो प्लूरा है, एक पैराइटल प्लूरा है, दूसरा विसरल प्लूरा है। वन इज योर पैराइटल प्लूरा, अनदर वन इज योर विसरल प्लूरा। ये जो भाग है अंदर की तरफ वो आपका विसरल प्लूरा है, और दूसरा जो बाहर की तरफ है वो है आपका पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। एक है विसरल प्लूरा, दूसरा है पैराइटल प्लूरा। अब विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा समझिएगा इस बात को, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं अपन प्लूरल स्पेस। ये जो वाला भाग है इसको हम कहेंगे
प्लूरल स्पेस, दिस इज योर प्लूरल स्पेस, इसे हम प्लूरल स्पेस भी कहते हैं, प्लूरल स्पेस। और प्लूरल स्पेस में क्या भरा होता है? प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होता है। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? तो ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है एंड मेंटेन नेगेटिव प्रेशर, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, या जिसे आप कहेंगे घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है। ठीक है, तो एक तो ये क्या करता है? घर्षण को कम करता है सर, बिल्कुल सही, घर्षण को कम करता है, ये बात आप याद रखिएगा, रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि जो है लंग्स अच्छे से एक्सपांड हो सके, फूल सके, राइट। अब दूसरी बात, कितना फ्लूइड भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड जो है वो कितना होता है? प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, ये प्लूरल फ्लूइड कितना होता है? जवाब है आपका 25 से 30 ml, जवाब है आपका 25 से 30 ml प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भर जाए? इस कैविटी के अंदर अगर आपका ज्यादा एयर भर जाए, यहां पर अगर एयर भर जाए तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। एयर इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। इसी प्लूरल कैविटी में अगर क्या भर जाए? इसी प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए, पस भर जाए, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? अगर यहां पर पस कलेक्शन हो, पस का कलेक्शन हो तो उसको बोलते हैं क्या? एम्पाइमा, इसको बोलेंगे अपन एम्पाइमा। पस इन प्लूरल कैविटी, एम्पाइमा, एम्पाइमा, दैट इज पस इन प्लूरल कैविटी, पस इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में अगर पस का कलेक्शन हो, प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो तो उसे एम्पाइमा कहते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा फ्लूइड हो, जितना नहीं रिक्वायर 25 से 30 ml, अगर इससे ज्यादा फ्लूइड कलेक्शन हो तो दैट इज कॉल्ड अ प्लूरल मैसिव फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। बहुत ज्यादा कलेक्शन हो तो इसको बोलते हैं, मैसिव फ्लूइड कलेक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग प्लूरल कैविटी। तो लंग्स क्या है, प्लूरल कैविटी क्या है, ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। चलिए, ये दिख रही है आपको दैट वन, ये आपकी पैराइटल प्लूरा जो है, और पैराइटल प्लूरा बाहर और विसरल प्लूरा अंदर, विसरल प्लूरा अंदर की तरफ है, पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ, और इनके बीच जो स्पेस है उसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। इज दैट क्लियर? और प्लूरल स्पेस जो है वो आपका ये पैराइटल और विसरल प्लूरा, ये प्लूरल स्पेस है, ये प्लूरल कैविटी, और इसी प्लूरल कैविटी के अंदर आपका प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड बता दिया मैंने कितना होता है, 25 से 30 ml फ्लूइड भरा होता है। तो इसको आप बिल्कुल भी गलत ना करें, सिंपल है और पूछा भी जाता है। इस में ध्यान रखिएगा, न्यूमोथोरेक्स याद रखना है, प्लूरल इफ्यूजन याद रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपने वर्ड सुना होगा काइलोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स का मतलब है ब्लड कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी, काइलोथोरेक्स का मतलब है लिपिड कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी। तो ये सिंपल सी बातें हैं जिनको मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये हमने डिस्कस किया लंग्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बात करें, पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है लंग्स को, ये ध्यान रखनी है। तो ब्लड सप्लाई में एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, दो पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, एक लंग्स के अंदर दो लंग्स हैं तो दो पल्मोनरी आर्टरी और 4 पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी वेन, दो, ईच लंग, ईच लंग। तो बोथ लंग कंसिस्ट, दोनों लंग्स की मिला के बात करें, दोनों लंग्स की मिला के बात करें तो समझिएगा बोथ लंग्स, दोनों लंग्स, दोनों फेफड़ों को मिला के, अगर दोनों फेफड़ों को मिला के बात करें तो कितनी
वन पेयर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो वन पेयर, जबकि पल्मोनरी वेन टू पेयर पल्मोनरी वेन। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, पल्मोनरी आर्टरी कंसिस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कंसिस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है? इट कंसिस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। उसी तरह पल्मोनरी वेन में अगर हम बात करें तो वेन में कौन सा, पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन में शीरा जिसको बोलते हैं, वेन में जनरली अशुद्ध रक्त होता है, इंप्योर ब्लड होता है, पर पल्मोनरी वेन कंसिस्ट प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बातें आप थोड़ी सी याद रखेंगे क्योंकि अपवाद है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों आपके अपवाद हैं क्योंकि आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। उसी तरह वेन में अशुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। यहाँ छोटा सा डायग्राम मैंने बना रखा है, देखिएगा, ये आपका आर्टरी और वेन का कॉम्बिनेशन है। यहां पर देख रहे हैं आप, ये जो आ रही है पल्मोनरी ब्लड वेसल और ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। तो एक पल्मोनरी आर्टरी और ये दोनों तरफ पल्मोनरी वेन है, और इसी पल्मोनरी आर्टरी से आपकी फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, इससे ब्रांचेस निकलती हैं। ये याद रखिएगा, ये दैट वन, ठीक है। और थोरेसिक अरोटा के थ्रू फिर आपकी ब्रोंकियल आर्टरी भी जाती है जो भी आपकी सप्लाई करती है, ब्रोंकियल आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये आपका ध्यान रखना आपको। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपका अशुद्ध रक्त बह रहा है, जबकि ये दो तरफ आपकी पल्मोनरी वेन्स है, इन दोनों के अंदर आपका कौन सा ब्लड बह रहा है? इसके अंदर प्योर ब्लड। वो रेड नजर आ रही है आपको, ये ब्लू नजर आ रही है। तो रेड का मतलब प्योर ब्लड है और ब्लू का मतलब इम्प्योर ब्लड है। तो ये बेसिक बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो आज जो बात करेंगे हम, नेक्स्ट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वी हैव डिस्कस्ड। अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, क्रियाविधि, रेस्पिरेशन की क्रियाविधि, कैसे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में समझिएगा, रेस्पिरेशन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक तो है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। 3 बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। 3 चीजें। पहले एयर कहाँ जाएगी? पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। समझिएगा, यहां पर सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं मैं, दैट इज अबाउट पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहली बात रिगार्डिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में पहली बात करेंगे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है समझिएगा, एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन विच वन, एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। एनवायरमेंट और लंग्स के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एनवायरमेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन
लंग्स एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और लंग्स के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है वो होता है आपका थ्रू पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, अब एयर अंदर आती है उसको हम इनहेलेशन कहते हैं, एयर बाहर आ जाती है उसको अपन एक्सहेलेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। यहां पे समझिएगा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन दो फेज में कंप्लीट होता है। एक है आपका इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में बच्चों समझिएगा एयर एंटर्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से एयर कहां जाती है, लंग्स के अंदर। यहां पर एयर मूव्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू लंग, इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर जाती है तो इसको बोलते हैं अपन क्या, वातावरण से फेफड़ों में। कहां से, वातावरण से फेफड़ों में, वातावरण से फेफड़ों में। इसको हम बोलेंगे क्या, इंस्पिरेशन। दूसरा है आपका एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन तो एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू इन्वायरमेंट, लंग्स से हवा बाहर जाए तो एयर मूव्स फ्रॉम, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू, लंग्स टू इन्वायरमेंट, लंग्स से इन्वायरमेंट के अंदर जाए, लंग्स टू इन्वायरमेंट, लंग्स से इन्वायरमेंट के अंदर जाए तो फेफड़ों से वातावरण में, कहां से, फेफड़ों से वातावरण में जाए। तो ये तीसरा जो बात है वो है फेफड़ों से वातावरण में। ठीक है, ये बात हुई एक्सटर्नल एंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की। इंस्पिरेशन सांस का अंदर लेना, एक्सपिरेशन सांस को बाहर निकालना। अब इनको समझेंगे कि सर इंस्पिरेशन होता कैसे है। तो इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, उसके लिए पहले समझना होगा हमें रेस्पिरेटरी मसल्स को। सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स की। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मैंने बता दिया। अब जो बात करेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो बात हम करने वाले हैं दैट इज अबाउट मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की मसल्स कौन कौन सी हैं, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। पूरे रेस्पिरेशन में जो सबसे मुख्य मसल है, जो सबसे मुख्य मसल है वो है डायफ्राम। पूरे रेस्पिरेशन में जो सबसे प्रमुखता से जो यूज होती है वो है आपका डायफ्राम। मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन पहला है डायफ्राम, डायफ्राम पहली जो मसल है वो है डायफ्राम। इकलौती 70% रेस्पिरेशन में यही काम करती है। ठीक है, डायफ्राम कैसा होता है, डायफ्राम डोम शेप्ड होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम जो है वो आपका डोम शेप्ड होता है। तो बच्चों समझिएगा डायफ्राम डोम जैसा होता है, डोम जैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। कौन सी नर्व सप्लाई, कितनी ही बार पूछा गया है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। विच नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो डायफ्राम फ्रेनिक नर्व सप्लाईज, इस डायफ्राम को कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेनिक नर्व जो है ये याद रखिएगा, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करती है। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। अगली बात समझिएगा, डायफ्राम ईसोफेगस यहां से क्रॉस करती है
एयोर्टा यहां से क्रॉस करता है, इस भाग को हम बोलते हैं हाइटस। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? हाइटस। हाइटस वो भाग है जहां से क्या क्रॉस होता है? ईसोफेगस और एरोटा, भोजन नली, भोजन नली तथा एरोटा, जहां से डायफ्राम को क्रॉस करते हैं, जहां से डायफ्राम को क्रॉस करते हैं। तो जहां से ये डायफ्राम को क्रॉस करें उस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? हाइटस। इसलिए आपने नाम सुना होगा, जब स्टमक ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाइटल हर्निया। उसको हम क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया भी कहते हैं। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो पहला हमारा डायफ्राम 75% एस्पिरेशन में इकलौता मदद करता है, राइट। दूसरा डॉम शेप्ड होता है। तीसरा फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करती है, और इसके अंदर हाइटस होता है जहां पर भोजन नली तथा एयोर्टा क्रॉस होती है। डायफ्राम डॉम शेप्ड है, नीचे खिसकेगा तो कौन सा डायमीटर बढ़ेगा? सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर। ये डोम शेप्ड है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ खिसकेगा और वैसे ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको याद रखना है कि डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक रहा है तो वो आपका सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर को बढ़ाएगा। खैर, उसकी बातें अभी करेंगे हम थोड़ी देर के अंदर। फिलहाल के लिए आप डायफ्राम को याद रख लीजिएगा। उसके बाद आती है इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरकॉस्टल मसल्स, देखिएगा यहां पर डायफ्राम हमने डिस्कस कर लिया। अब जो बात करेंगे हम इंटरकॉस्टल मसल्स की, उसके बाद एक्सेसरी मसल्स की बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने डायफ्राम को देख लिया। डायफ्राम के बाद हम बढ़ते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ। इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका अपीयरेंस क्रिस क्रॉस होता है, ठीक है। क्रिस क्रॉस इंटरकॉस्टल मसल दो होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर आपको याद रखनी है, दो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की बात करें तो समझिएगा दैट इज व्हाट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये होती है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अपर रिब के आउटर बॉर्डर से लोअर रिब के इनर बॉर्डर, इस तरीके से लगी। अपर रिब के आउटर बॉर्डर से लोअर रिब के इनर बॉर्डर। सपोज करिएगा ये दो 2D स्ट्रक्चर है, ये दो रिब से आपके पास, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अपर रिब के आउटर बॉर्डर से लोअर रिब के इनर बॉर्डर। तो यहां देखिएगा अपर रिब के आउटर बॉर्डर से लोअर रिब के इनर बॉर्डर, ये अपर रिब का आउटर बॉर्डर से लोअर रिब के इनर बॉर्डर। ये जो मसल है वो है आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये रही आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और ये कैसी, इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ये क्वेश्चन भी नॉर्थ साइड में पूछा गया है। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स को बाहर की तरफ निकलती है, और बाहर की तरफ निकलना फॉरवर्ड, अंदर जाना बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, बैकवर्ड मतलब पीछे जाना। तो ये जो है इनका काम रिब्स को फॉरवर्ड मूव कराना है। तो इनका जो अरेंजमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है इनकी स्पेशलिटी लिख लीजिएगा। इनकी जो स्पेशलिटी है दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये तो बात हुई आपकी किसकी, आगे और नीचे। चलिए अगली बात को समझिएगा। नेक्स्ट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, अगर मैं बच्चों बात करूं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की, अगर बात की जाए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल वही सेम अपर रिब के, पहले वो आउटर थी तो अपर रिब के इनर बॉर्डर से लोअर रिब के अंदर आउटर बॉर्डर, और ये होती है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होती है तो रिब्स अंदर की तरफ जाती है। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी समझिएगा
ये सेम देखिएगा इस तरीके से 2 रिब हुई। अब यहां देखिएगा अपर रिब के इनर बॉर्डर से आउटर रिब की, लोअर रिब के आउटर बॉर्डर, तो इसका अपीयरेंस ऐसा होता है, इसका अपीयरेंस ऐसा होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब इनको मिलाओगे आप तो ये आपको अंग्रेजी के 8 लेटर जैसी दिखाई देगी, ये समझिएगा। ये आपकी होगी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और ये आपकी हो गई दिस वन, ये आपकी हो गई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहां पे देखिएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये EICM और ये IICM, EICM एंड IICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इनका अरेंजमेंट कैसा हुआ, इनका वो फॉरवर्ड था तो ये बैकवर्ड, और ये बातें अच्छे से याद रखना, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड तथा डाउनवर्ड। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको गलत नहीं करना है बच्चों, ये अच्छे से याद रखिएगा, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का अरेंजमेंट कैसा होता है। पूछा क्या जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अरेंजमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्वेश्चन होगा आपके लिए। ऑप्शन दे देगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दूसरा दे देगा फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, तीसरा दे देगा बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, और चौथा दे देगा नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इनका जो अरेंजमेंट होता है वो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा EICM में पूछा गया, ऐसा ऐसा IICM में भी पूछा जा सकता है। तो दैट इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल तथा डायफ्राम, ये दोनों ही आपको पता है दोनों की दोनों रेस्पिरेशन में, नॉर्मल रेस्पिरेशन में यूज होती है। बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, लेबर्ड ब्रीथिंग के अंदर एसेसरी मसल्स यूज होती हैं, और एसेसरी मसल्स लाइक स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, पेक्टोरलिस माइनर एंड योर नेक्स्ट स्कैलिन मसल। तो ये 3 मसल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो बात हमने करी देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो दैट इज स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, स्कैलिन एंड पेक्टोरस माइनस एंड एब्डोमिनल मसल। दीज मसल्स आर एसेसरी मसल्स। ये जो मसल्स हैं वो आपकी एसेसरी मसल्स हैं चारों, ये चारों आपकी एसेसरी मसल्स हैं। These 4 are accessory muscles। कौन सी 4? Sternocleidomastoid, another one is your scalene muscle, next pectoralis minus and abdominis muscle, and forceful respiration used in forceful respiration। ये कब यूज होती हैं तो बुद्धिजीवियों, ये फोर्सफुल रेस्पिरेशन में यूज होती हैं, यूज्ड इन फोर्सफुल रेस्पिरेशन। तो फोर्सफुल रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात को सुनते हैं। तो क्लियर अबाउट दैट, समझ गए होंगे। तो डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल एंड एसेसरी मसल, तो दीज आर द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो बात करी हमने वो बात करी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस की कौन कौन सी मसल है, श्वसन की कौन कौन सी मसल है, इनको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात को सुनिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इंस्पिरेशंस। इंस्पिरेशन
क्या है। अब बात करेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है एयर का अंदर की तरफ जाना। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला याद बताते हैं हम, पीवी बराबर एनआरटी। आपने कांस्टेंट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V खूब पढ़ा होगा आपने। P फॉर प्रेशर, दाब, एंड V फॉर वॉल्यूम। P का मतलब है प्रेशर और V का मतलब है वॉल्यूम, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गैसेस आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैसेस का एक नियम है क्या? गैसेस का क्या नियम है? तो गैसेस ऑलवेज मूविंग, गैस का एक नियम है क्या? गैस का एक नियम है, गैसेस ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैसेस हमेशा ही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रस्थान करती है। ये गैसेस का नियम है। गैस जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसेस मूव करती है। अब यहां समझिएगा बच्चों, जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो जब हमें इन्वायरमेंट का प्रेशर जो है वो फिक्स होता है। इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना होता है ये पूछा जा सकता है। तो इन्वायरमेंट का प्रेशर जो होता है, इन्वायरमेंट प्रेशर, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है P इन्वायरमेंट बराबर 760 mm ऑफ Hg। बच्चों आराम से समझिएगा, इन्वायरमेंट का प्रेशर फिक्स होता है। इसका मतलब हमें जो भी वेरिएशन करना होगा वो लंग्स के प्रेशर के साथ करना होगा। लंग्स का प्रेशर कम करेंगे तो एयर अंदर आएगी, लंग्स का प्रेशर ज्यादा करेंगे तो एयर बाहर जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन, इन दोनों का ऑपोजिट रिश्ता है। इन दोनों का ऑपोजिट रिश्ता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। मतलब क्या? मतलब सिंपल सा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बस इस कंसेप्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। दाब तथा आयतन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है, आयतन घटता है तो दाब बढ़ता है। अब इंस्पिरेशन में हमें क्या करना है? जब एयर अंदर आनी है, अब एयर अंदर कब आएगी? तो हमें जाहिर सी बात है जब बाहर का प्रेशर जो है, बाहर का प्रेशर जो है वो अंदर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें अंदर का प्रेशर घटाना है, और अंदर का प्रेशर घटाना है तो क्या करेंगे बच्चों? समझिएगा, हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम नीचे खिसकेगा। डायफ्राम नीचे खिसका मतलब क्या हुआ? सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और उनका काम क्या है? रिब्स को फॉरवर्ड करना। तो जैसे ही रिब्स फॉरवर्ड हुई तो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा। तो एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर और एक सुपीरियर इंफीरियर, दोनों डायमीटर बढ़े, और डायमीटर बढ़ते ही वॉल्यूम बढ़ गया, और जिससे वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम, एयर अंदर। तो इंस्पिरेशन में आपको याद रखना है सिंपल सी बात, इंस्पिरेशन में एयर जो है वो इन्वायरमेंट से कहां जा रही है? लंग्स में जा रही है। इन्वायरमेंट से एयर लंग्स में जा रही है बाय प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां पर इन्वायरमेंट का प्रेशर जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा किसके प्रेशर से? लंग्स के प्रेशर से।
फेफड़ों के प्रेशर से आपकी इन्वायरमेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी जो एयर है वो अंदर जा पाएगी। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। समझिएगा, एक नॉर्मल या पोज लंग की बात करूं, नॉर्मल लंग की बात करूं तो नॉर्मल लंग्स के अंदर ये जो इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर है वो आपका होता है 760, और इंट्रा प्लूरल ये आपका 760 mm ऑफ Hg। किसमें? नॉर्मली इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर, इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर, इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर। जबकि ये कितना होगा? 756। नेगेटिव प्रेशर है तभी, नहीं तो लंग कोलैप्स हो जाएगा। 756 mm ऑफ Hg। ये कौन सा, किसका प्रेशर है? ये है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, प्लूरल कैविटी के बीच का, इसलिए इसका इंट्रा प्लूरल। और ये हमेशा कम होता है, हमेशा। नॉर्मली इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज लेस देन इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर, ताकि लंग्स जो है वो एक्सपांड रह सके। अगर ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो बच्चों ये बात भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। ये कि नॉर्मल कंडीशन की बात करें। अब जब डायफ्राम नीचे खिसक रहा है, डायफ्राम नीचे खिसक रहा है, डायफ्राम में नीचे खिसका मतलब सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर बढ़ गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, और जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या होगा? रिब्स फॉरवर्ड मूव करेगी, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और डायमीटर बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा दाब कम हुआ, एयर अंदर आ गई। तो सिंपल सी फिजियोलॉजी है। यहां पे देखिएगा, इनके ये नॉर्मल हुआ वर्सेस इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंस्पिरेशन में क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, किसका? लंग्स का, लंग्स का। और प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, किसका? लंग्स का। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो यहां देखिएगा, ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये आपका वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। और वॉल्यूम बढ़ा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? प्रेशर घटेगा। तो ये वॉल्यूम जो था वो हो गया आपका 758 mm of Hg, कम हो गया, और ये हो गया आपका 754 mm of Hg। इसके रेस्पेक्ट में ये भी घटेगा। और ये जब ऐसा हुआ तो एयर अंदर, एयर इन्वायरमेंट से एयर अंदर, इन्वायरमेंट, ये एयर इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर गई। ठीक है, ये लंग्स, तो इसको हमने बोल दिया इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ? इंस्पिरेशन में सिंपल सर, इंस्पिरेशन में ये बात हुई, क्या बात हुई? तो पहला कॉन्ट्रैक्शन इन, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम स्ट्रेट हुआ, डायफ्राम स्ट्रेट, डॉम से स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट। तो आपका कौन सा डायमीटर बढ़ा? इंक्रीज एंटीरियो, सॉरी सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर। कौन सा डायमीटर बढ़ गया? सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर बढ़ गया, इंक्रीज सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर। ठीक है बच्चों, तो कौन सा डायमीटर बढ़ा? सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर। अब किस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ? कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। किसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ? कॉन्ट्रैक्शन इन, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो कौन सा डायमीटर बना? इंक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक बात कही। तो अब इन डायमीटर के बढ़ने की वजह से बच्चों वॉल्यूम जो था वो आपका बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा लंग्स का, तो लंग्स का प्रेशर जो था वो घट गया, डिक्रीज प्रेशर लंग्स।
तो एयर जो थी वो आपकी कहां, तो इन्वायरमेंट से एयर कहां पहुंच गई, लंग्स में पहुंच गई। इन्वायरमेंट से प्रेशर की वजह से लंग्स में पहुंची, और इसी को हमने कह दिया क्या, इसी को हमने कह दिया इंस्पिरेशन। इसको हमने कह दिया इंस्पिरेशन। तो बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? बात आपको बड़े आराम से और अच्छे से समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बात मैंने आपको बता दी कि व्हाट इज द इंस्पिरेशन। आप समझ रहे हैं? देखो, एयर इनहेल्ड, रिपकीज बाहर आ रहा है, ये देखिएगा, ये आपका जो इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मूव्स डाउन नीचे की तरफ। ये डायफ्राम आपका स्ट्रेट हो रहा है, और स्ट्रेट होने की वजह से जो आपका डायमीटर है वो बढ़ रहा है। तो यहां आपको याद रखना है कि जब आपका रिब केज एक्सपांड एज रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए विच मसल। तो मसल से आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो डायफ्राम एंड ईआईसीएम, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपका इनहेलेशन कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे बच्चों। चलिए, अब बात करते हैं एक्सपिरेशंस की। अब जो बात करेंगे उच्च श्वसन एंड निम्न श्वसन। निम्न श्वसन है वो इससे पहले वाला उच्च श्वसन था, ठीक है। एक्सपिरेशन मतलब एक्सेल। अब एयर कहां से, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू इन्वायरमेंट। लंग्स टू इन्वायरमेंट, लंग्स से इन्वायरमेंट के अंदर एयर का मूवमेंट। अब लंग्स से, फेफड़ों से कहां चली जाएगी हवा, इन्वायरमेंट में, वातावरण में। तो फेफड़ों से वातावरण में, फेफड़ों से वातावरण में, फेफड़ों से वातावरण में, इसको बोलेंगे अपन क्या, एक्सपिरेशन। वही कहानी तो सेम कि एयर इज ऑलवेज मूविंग। एयर हमेशा किस तरफ मूव करती है, तो एयर, हवा जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ये बात मैं बता चुका हूं। अब हमें क्या होगा, अब यहां पर जो फेफड़ों का दाब इन्वायरमेंट के दाब से ज्यादा होगा। फेफड़ों का जो आपका प्रेशर है वो इन्वायरमेंट के प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यहां पे याद रखनी है, पी लंग्स इज ग्रेटर देन पी इन्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? और ऐसा कब पॉसिबल है, जब वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, लंग्स का डिक्रीज। वॉल्यूम ऑफ लंग्स, लंग्स का जो आयतन है वो डिक्रीज होगा। लंग्स का जो आयतन है वो डिक्रीज होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, वॉल्यूम या जिसे कहते हैं आयतन। तो आयतन, वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज किसका, वो भी आपका लंग्स का। ये किसकी बात करी मैंने, लंग्स की, फेफड़ों की बात करी, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, जो हमने यहां पे देखिएगा, जो बात मैंने करी, क्या सिंपल सी बात करी। तो ये छोटा सा वही पोज वाली सिचुएशंस। अब क्या होगा, ये नॉर्मल लंग्स जिसके अंदर मैंने आपको 760 और 756 बताया था, ये नॉर्मल लंग्स है। पोज्ड, नॉर्मल पोज्ड लंग्स, पोज। अब एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में आपको याद रखना है कि ये जो वॉल्यूम है वो अब कम हो जाएगा। ये वॉल्यूम कम हुआ, और जैसे वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर का प्रेशर जो था वो 761 हो गया, 761 mm ऑफ Hg। और ये इंट्रा एल्वेलर प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर हो गया 758 mm ऑफ Hg। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो अब जो अंदर का प्रेशर इन्वायरमेंट का 760 था, और इंट्रा एल्वेलर प्रेशर हो गया आपका 761। ये है आपका इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर, ये था आपका इंट्रा एल्वेलर प्रेशर, ठीक है। पहले बात कर चुका हूं मैं। तो यहां पर आपका एयर कहां जाएगी, तो एयर आपकी जाएगी
लंग से कहां पर, इन्वायरमेंट की तरफ। तो एयर का लंग से इन्वायरमेंट की तरफ मूव होना, कहां से, और ये कौन सा था, ये आपका था इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये था आपका बच्चों इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको भी आप गलत नहीं करेंगे, ये पूछा जाता है बच्चों, है ना। तो हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा प्रेशर है, किस तरीके से वेरिएशन होता है, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए, तभी हम फिजियोलॉजी को करेक्टली समझ पाएंगे। ये आपको दिख रहा है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, एक ही वॉल्यूम में बना रहा हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिलैक्स डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, एंड रिलैक्स ईआईसीएम, एंड रिलैक्स ईआईसीएम, ईआईसीएम भी रिलैक्स हो रही है। बट रिब्स को अंदर कौन भेजेगा, रिब्स को अंदर भेजने वाला कौन है, बताइएगा। रिब्स को अंदर भेजने वाला इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन इन किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इंस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इंस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट एक ही डायग्राम में आपको चीजें मिल जाएं। यहां पे बना रहा हूं, प्रेशर को देखिएगा, पहले ये 766 था, ये 760 था, तो ये आपका वापस याद रखिएगा, प्रेशर कम होगा 759, 754, 754। ठीक है, तो ये प्रेशर कम हुआ, इसलिए एयर अंदर, ये एयर अंदर, ये एयर बाहर। ठीक, हालांकि ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये था आपका इंस्पिरेशन तथा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की बातें आपको इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिएगा, इंस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो एयर इनटू द लंग्स, इसको हमने नाम दिया इंस्पिरेशन। जो बात मैंने बताई वही आपकी यहां पर लिखी गई है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर, इसको बोलेंगे। अब यहां देखिएगा, मसल्स रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होंगी, तो आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा, और डायफ्राम रिलैक्स होगा तो आपका क्या होगा, ये एक्सटर्नल और ये दोनों रिलैक्स होंगे, साथ साथ अगर आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर लीव्स द लंग्स, एयर जो है वो वापस इन्वायरमेंट में चली जाएगी। जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी वही यहां पर लिखी गई है। ये बेसिक बात थी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अंदर ऑक्सीजन ही क्यों जाती है। जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो यहां पर समझिएगा एक बात कि इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है 760, वो टोटल कितना होता है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और कई बार आता है कि हम केवल ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लेते हैं। उसके बाद आपका CO2 जो है वो, नाइट्रोजन जो है वो, तो हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन ही मेनली डिसॉल्व क्यों होती है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो हमारी बॉडी से मीट करता है, उस वॉल्यूम पे हम ऑक्सीजन अंदर डिसॉल्व होती है। जैसे जैसे गोताखोर अंदर जाते हैं, जैसे आप समझिएगा 760 है, P टोटल बराबर PN2 प्लस PO2 प्लस PCO2 डैश 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 डैश। N2 21% है,
सॉरी 78% है, PO2 21% है। तो मेनली आपकी ये दोनों गैसेस ही पार्शियल प्रेशर को मेंटेन कर लेती हैं। ये जो आपका होता है 596 और ये होता है 159, उसके बाद ये 0.03% है। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर इन दोनों का मेन होता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का PO2 इन्वायरमेंट दैट इज 159 mm ऑफ Hg, ये इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर होता है। और ये है 596, बट इस प्रेशर पे जो समुद्री दाब है उस पर गैस नाइट्रोजन जो है वो अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। इसलिए जब गोताखोर नीचे की तरफ जाते हैं, गोताखोर नीचे की तरफ जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं गोताखोर, तब प्रेशर बढ़ जाता है। और तब जैसे ही प्रेशर बढ़ता है नाइट्रोजन डिसॉल्व इनटू द बॉडी, नाइट्रोजन जो है वो बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने लग जाती है। इसलिए देखा होगा कि गोताखोर जैसे नीचे जाते हैं वैसे सीधे बाहर नहीं आते हैं, वो घूम घूम के आते हैं। और घूम घूम के इसलिए आता है, नीचे एक साथ जाएंगे भले, लेकिन आएंगे घूम घूम के, क्योंकि घूम घूम के आएंगे तो उस नाइट्रोजन को बाहर निकलने का टाइम मिल जाएगा। एक साथ बाहर आ जाएंगे तो कोमा में भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। और इसी को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस। क्या कहते हैं उसको? नाइट्रोजन नार्कोसिस। तो जैसे अब अभी सुना होगा केदारनाथ पे लोग जाते हैं, बद्रीनाथ पे लोग जाते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाइट पर कम हो जाता है। और जैसे ही केदारनाथ बद्रीनाथ को हाइट पे है वहां पार्शियल प्रेशर कम होगा तो गैस जो है बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी एंड देयर इज अ पेशेंट डेवलप्स हाइपोक्सिया। वो व्यक्ति है उसके अंदर हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाता है। तो बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि नीचे की तरफ समुद्र में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊंचाई पर जाते हैं हाइट पर तो प्रेशर घटता है। तो यही आपको याद रखना है कि नीचे जाते हैं, जैसे जैसे अंदर गोताखोर जाते हैं नाइट्रोजन बॉडी में डिसॉल्व होने लगती है और उसके साइड इफेक्ट में एम्फाइसेमा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो जाता है, कोमा हो जाता है, गिडीनेस हो जाती है। ये सारी बातें हैं। ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से वो बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है और बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते पेशेंट डेवलप्स हाइपोक्सिया। ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होते हैं, गहराई में जाते हैं तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है। ये दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जब नाइट्रोजन बॉडी में डिसॉल्व होगी तो नाइट्रोजन नार्कोसिस होगा, और अगर ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी तो हाइपोक्सिया होगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या, लंग की बात करी, फिर हमने सर्कुलेशंस की बात करी और उसके बाद हमने बात करी रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी में पल्मोनरी वेंटिलेशन। कल जो बात करेंगे हम दैट इज अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसकी बातें अपन कल करेंगे। आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।